अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज इस प्रेजेंटेशन में मैंने अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के हवाले से एक टॉपिक डिस्कस करना है। अंडरग्रेड स्टूडेंट्स जब लास्ट सेमेस्टर में होते हैं या लास्ट ईयर में होते हैं अपने बैचलर डिग्री में, उस टाइम उनके लिए जो सबसे बड़ा इशू होता है वो होता है कि रिसर्च प्रपोजल किस तरह तैयार करें। और रिसर्च प्रपोजल डिफरेंट ओकेजन्स पे चाहिए होता है। अगर आप स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसमें तकरीबन 70% या 50% चाहिए होता है, और काफ़ी केसेस में नहीं भी चाहिए होता। इसके अलावा अगर सिंपल एडमिशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं फिर भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। अदरवाइज इसका इंफॉर्मेशन होना भी ज़रूरी है। सो इस शॉर्ट सी प्रेजेंटेशन में हम मिनी रिसर्च प्रपोजल की बात करेंगे। एज अंडरग्रेड स्टूडेंट जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं उस टाइम हमें मिनी रिसर्च प्रपोजल चाहिए होता है, एक बड़ा रिसर्च प्रपोजल नहीं चाहिए होता। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस presentation is designed to get you started your research proposal for the scholarship applications. If you are planning to take the admission in MSc after bachelor's, you may submit a mini proposal which you can use a part of your actual proposal. So, मिनी प्रपोजल यहाँ पे कहने का पर्पस ये है कि आप 2, 3, 4 पेजेस के अंदर अंदर उसको लिख लें, दैट्स इनफ। 12 फॉन्ट साइज हो और अपना नॉर्मल जैसे A4 साइज पेज होता है उसके ऊपर 3 to 4 पेजेस मोर देन इनफ, 2 पेजेस भी चलेगा, बट उसके जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल होने चाहिए। आगे उस पर बात करते हैं। रिसर्च प्रपोजल के पार्ट्स में इंट्रोडक्शन सबसे पहले, उसके बाद रिसर्च सिग्निफिकेंस, फिर लिटरेचर रिव्यू, फिर रिसर्च क्वेश्चंस एंड हाइपोथेसिस, रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स, मेथोडोलॉजी, रिसर्च इम्प्लीकेशंस और आखिर पे रेफरेंसेस। अब अकेले अकेले पार्ट की बात करते हैं। The research proposal should be written using as much plain language as possible. So when somebody that has limited working knowledge of your discipline reads it, they should also be able to understand it. इसका मतलब ये है कि जो भी आप स्कॉलरशिप की एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं वो आपके फील्ड में के एक्सपर्ट्स के पास जाना ज़रूरी नहीं है। लाइक आप कॉमनवेल्थ में एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे हैं और आप वेटनरी बैकग्राउंड के हैं और आपने एपिडेमियोलॉजी को वेटनरी के साथ लिंक किया है, एनिमल साइंसेज के साथ लिंक की है। सो चेक करने वाले को मे भी वो इम्यूनिटी की चीज़ों की या वो एपिडेमियोलॉजी की टर्म्स की एज सच इन डेप्थ इंफॉर्मेशन ना हो और वो आपके चीज़ों को समझ ही ना पाए। सो हमने इस तरह बनाना होता है कि एवरी पर्सन कैन अंडरस्टैंड, जिसके पास आपके फील्ड का एक्सपर्ट नॉलेज ना भी हो। मीन टू से सिंपल रखना है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजीज यूज नहीं करनी। सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन। जो इंट्रोडक्शन है, प्रोवाइड द रिसर्च कॉन्टेक्स्ट एंड द रेलिवेंस ऑफ द टॉपिक। इसके अंदर ये होगा कि आप 5 से 6 लाइनें जो पहली होंगी उसके अंदर लिखेंगे कि ये टॉपिक आपने सिलेक्ट किया है, इसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन ये है और करंट सिनेरियो इसके मुतल्लिक ये चल रहा है। इसमें कोई भी एग्जांपल ले लें आप। फॉर एग्जांपल अगर हम लाइक मास्टाइटिस है उसकी एग्जांपल लेते हैं तो आप बता सकते हैं कि डेयरी काउज की इम्पोर्टेंस है किसी भी कंट्री में। लाइक कनाडा में डेयरी काउज की इम्पोर्टेंस है और उन पे इतना ही इश्यूज आ रहे हैं मास्टाइटिस के, इतने इकोनॉमिकल लॉसेस हो रहे हैं उनकी वजह से, और मास्टाइटिस काज इसलिए हो जाती है। सो ये 4-5 लाइनों में आप लिख के उसको कंटेक्स्ट भी दे रहे हो और बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन भी दे रहे हो। देन अ स्टेटमेंट अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ योर रिसर्च प्रोजेक्ट। जब आपने लिख दिया कि इतने डॉलर्स इसकी वजह से इंडस्ट्री को लॉस हो रहा है, डेयरी इंडस्ट्री को, सो मेरी जो सिग्निफिकेंस है कि मैं उस तरह की कोई इंटरमेमरी ट्यूब्स बनाना चाह रहा हूँ जो कि इस तरह काम करेंगी, उस किस तरह करेंगी वो नेक्स्ट बातों में आएगा। वो जिस तरह काम करेगी उसको आपने जस्ट 1, 2, 3 वर्ड्स या उसके 1 से 2 लाइनों में आपने इंट्रोडक्शन में उसकी तफसील दे देनी है। सो इंट्रोडक्शन पढ़ने से पता चल जाएगा कि मास्टाइटिस क्या होती है, कितना नुकसान कर रही है, और आप इसके मुतालिक क्या सोच रहे हैं जो जिसकी वजह से आप इसको चूज कर रहे हैं। इतना आपने, ये 5 से 7, 8 लाइनें बहुत हैं इसके लिए, इंट्रोडक्शन के लिए। फिर आप लिखेंगे लिटरेचर रिव्यू। लिटरेचर रिव्यू का मतलब है कि आपने पहले से पब्लिश शुदा चीज़ों में से डाटा उठा के उसको रिव्यू करके उसको समझ के
आपने फिर बताना है कि द कंटेंट्स ऑफ द लिटरेचर रिव्यू शुड बी रेलिवेंट गिवन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन, शुड गाइड द रीडर इन अंडरस्टैंडिंग व्हाट द रिसर्च गैप माइट बी। आपने बताना है कि कनाडा के अंदर पहले ये रिसर्च हो चुकी है, लेकिन उन्होंने ये वाला तरीका इस्तेमाल नहीं किया जो कि अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में यूज हुआ था। सो मैं सजेस्ट करता हूँ कि इसको यूज करना चाहिए। सो आपने एक तो रिसर्च गैप बता दिया कि ये गैप हमारी रिसर्च में है, इस पे काम नहीं हुआ। सो मैं इस पे काम करना चाहता हूँ, और एक पूरी स्टोरी बन गई। शुरू में एक उसकी अपनी इम्पोर्टेंस बताई उस चीज़ की, उसकी थोड़ी सी। अब देखें, पहले बताना है कि वो चीज़ है क्या, ताकि न्यू बंदे को पता चल जाए कि मास्टाइटिस में क्या होता है, कि जो डर है वो स्वेल हो जाता है, मिल्क डिस्कार्ड करना पड़ जाता है। देन उसमें से लॉस कितना आता है। लॉस अब देखने के लिए आपको डेयरी की वेबसाइट जो कनाडा की है, या डेयरी का कोई कोई रिसेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ हो मास्टाइटिस पे कनाडा के अंदर, कनाडा की किसी यूनिवर्सिटी ने किया हो, वहां से मिल जाती है चीज़। ऐसे ही अगर आप स्पेशली अभी ना लास्ट टाइम तुर्की के हवाले से बात हो रही थी, लोग अप्लाई कर रहे थे उस टाइम, मतलब ये क्वेश्चन मुझे काफी पूछे थे रिसर्च प्रपोजल के हवाले से। सो तुर्की की आप एग्जांपल ले सकते हैं, उसमें दे सकते हैं। जिस भी स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हैं आप उस कंट्री को स्पेसिफिक कर लें, उस कंट्री की चीजों को टारगेट करें आप। देन आपने रिसर्च गैप बताना है। जो मेन चीज है सबसे इम्पोर्टेंट, वो रिसर्च गैप है। आप जो काम करने जा रहे हो पहले उस जगह पे या उस कंट्री में ना हुआ हो, या उस स्पीशी पे ना हुआ हो। लाइक कि अगर आप शीप है या डेयरी गोट है, इनमें भी मिसस्टेटस होता है। सो आप कहें कि लार्ज एनिमल में ये चीज कर की जा चुकी है, लेकिन डेयरी गोट या डेयरी शीप में ये चीज नहीं की गई। सो मैं इसमें करना चाह रहा हूँ इन दिस वे। प्रॉपर गैप हो। लिटरेचर रिव्यू से मुराद ये कि पिछले कम से कम 10 से 15 सालों की रिसर्च आपने आर्टिकल्स रीड किए हों। रीड से मैं स्किमिंग की हो कि उसके अंदर ये आपके वाला पॉइंट है या नहीं। फिर थर्ड, research questions, hypotheses, and objectives. Research questions should be well defined and the hypotheses need to be testable. Research questions and hypotheses should be linked to the contents of the introduction and literature review. Objectives should be well defined. So, यहाँ पे बात का पर्पज ये है कि आपने ऐसे हवा में तीर नहीं मार देना कि मैं ये करना चाह रहा हूँ। वो प्रॉपर रिसर्च क्वेश्चन हो, वो टेस्टेबल हो। जो भी आप हाइपोथेसिस स्टैंड करेंगे, लाइक के आप कहते हैं कि डेयरी में इंटरमेमरी ट्यूब के ये रिजल्ट आए हैं, पिछले 5 से 10 रिसर्च को आप रेफर करेंगे, और शीप में ये यूज नहीं की गई। शीप में भी इनके रिजल्ट्स आ सकते हैं। वो क्यों आ सकते हैं कि शीप का भी इम्यून सिस्टम है वो डेयरी के सिस्टम से मिलता जुलता है। सो आप एक हाइपोथेसिस बना रहे हैं कि अगर वो उसमें काम कर सकती है तो इसमें भी कर सकती है। कि मैं बहुत सिंपल और बहुत एक आसान एग्जांपल दे रहा हूँ फॉर अंडरस्टैंडिंग। और फिर आप बताएंगे कि जो रिसर्च क्वेश्चंस आपके हैं और जो उसकी बेस पे आपकी assumption है, वो आपके इंट्रोडक्शन के साथ और लिटरेचर के साथ मैच करनी चाहिए। ये ना हो इधर आपने कुछ और तरह बताया हो, इधर कोई उसकी उल्ट बात बता दी, आगे जाके वो बात ही चेंज हो जाए। सो कोहेजन कोहेरेंस यानी एक फ्लो होना चाहिए। और जब आपने इसका लास्ट पैराग्राफ लिखना है उसमें ऑब्जेक्टिव्स को बहुत क्लियरली या बुलेट्स में लिख दें या 1 2 3 कर दें। ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर मालूम हो जाए, जैसे कि बंदा आपका पेपर पढ़े, प्रपोजल पढ़े, पहले पेज के अंदर अंदर उससे ये बातें सारी मालूम हो जाए, पहले 1.5 पेज के अंदर। क्योंकि हमने 3 से 4 पेजेस के अंदर अंदर रहना, उससे आगे नहीं जाना। मैथडोलॉजी, मैथडोलॉजी सेक्शन शुड बी लॉजिकल विद sufficient amounts of information, may include the use of figures and tables as needed। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, ये इस प्रेजेंटेशन का जो टारगेट है वो अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है। सो उनके लिए 2 3 4 पेजेस प्रपोजल इज इनफ, बट अदरवाइज मेरी प्रपोजल भी लेंथी हो सकता है, इट्स डिपेंड एनी हाउ। सो मैथडोलॉजी में क्या करेंगे आप बताएंगे। आपने जब पढ़ा है कि पिछले लोगों ने जब डेयरी पे काम किया था, उन्होंने 100 एनिमल के सैंपल लिए थे, एक ने 120, एक ने 80, तो आप एवरेज निकाल लो 100। आप वहां पे लिखोगे कि 100 एनिमल्स लिए जाएंगे, उनको 2 ग्रुप्स में पहले डिवाइड किया जाएगा। एक को कंट्रोल ग्रुप रख लेंगे, एक को अपना ट्रायल जिस पे लगाएंगे। उस ट्रायल वाले ग्रुप के अंदर भी हम मजीद 4 ग्रुप्स कर लेंगे, ताकि एक के ऊपर ये मेडिसिन, एक के ऊपर ये मेडिसिन, एक के ऊपर ये, एक के ऊपर ये, इस तरह करके हम इन पे लगाएंगे। इनको डेली बेस पे ये करेंगे, वीकली बेस पे ये करेंगे, मंथली बेस पे ये करेंगे।
इतने महीने बाद हम अपना ट्रायल क्लोज कर देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा कि आपने ये कितना कितना लिखना है? ये आपको पता चलेगा लिटरेचर रिव्यू में। जब आपने पीछे 10 से 15 आर्टिकल पढ़े थे, उन लोगों ने जो किया था उसको ही आपने थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने वर्ड्स में लिख देना है। लेकिन लेकिन आपका जो पॉइंट होगा वो कुछ उनसे हट के होना चाहिए। लाइक अगर उन्होंने डेयरी में किया तो फिर आप शीप में कर रहे हो। अगर उन्होंने किया था मीन टू से इंट्रामेमरी ट्यूब, अगर उन्होंने कोई और एंटीबायोटिक्स यूज की थी, आप कोई और कर रहे हो, सो देयर शुड बी डिफरेंस। बट आप जिस लेवल पे, अंडर ग्रेड लेवल पे, और आपने एक सबमिट करवाना प्रपोजल, आपको आपके लिए ये इस तरह की चीजें लिखी होंगी, इनफ है। इतनी ज्यादा आपकी वो डीपली चेक नहीं करेंगे। बस वो ये देखने वाला ये चेक करता है फर्स्ट के आपका डेयरी में इंटरेस्ट है, स्टाइटस में इंटरेस्ट है, हेल्थ डिजीज में इंटरेस्ट है। सो उनके पास अपॉर्चुनिटी होगी तो वो आपको जरूर उसके लिए कंसिडर करेंगे। अगर वो अपॉर्चुनिटी और फील्ड की, एपिडेमियोलॉजी की है, तो आप उसको उसमें चेंज करेंगे हर चीज को। एग्जाम्पल मैंने फिलहाल ये दे रहा हूँ। फिगर्स और टेबल जो होते हैं वो दो तरह से बन सकते हैं। एक ये कि आप किसी का पहले से पब्लिश शुदा फिगर या टेबल उठाते हो, उसको लिख देते हो, नीचे उसका रेफरेंस देते हो कि इस आर्टिकल से मैंने ये लिया है और ये फिगर या टेबल मेरी मेथोडोलॉजी को सपोर्ट कर रही है। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप 3 से 4 पेपर्स में आपने फिगर और टेबल देखे हैं, तीनों चारों में कुछ सिमिलैरिटीज थी, कुछ मुख्तलिफ थी। अब आप उन तीनों चारों को इकट्ठा एक ही टेबल बनाए उनका, और उस टेबल में हर कॉलम में, हर रो के आगे लिख दे कि ये इस पेपर से मैंने लिया, ये इस पेपर से, इस पेपर से, इस पेपर से। इसे कहते हैं साइटेशन। इसमें मैंने एक छोटी सी वीडियो अपलोड की हुई है, वो काफी नीचे आपको मिल जाएगी वीडियोस में। अदरवाइज एक न्यू अपलोड करूंगा आफ्टर 1 मंथ। सो आपने एक टेबल या फिगर अपनी बना देनी है। अपनी बनाए वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके किसी की भी उठाएं। अब आती कंक्लूजन्स। शुड आइडेंटिफाई द रिसर्च सिग्निफिकेंस एंड इम्प्लीकेशंस। इसमें आपने बताना है कि जो मेरा प्लान है इससे बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, इससे कितने परसेंट डिजीज कम होंगी, कितने कितना मिल्क सेव होगा, कितना मेडिसिनल कॉस्ट कम होगी, और जो इम्प्लीकेशन है वो कब पॉसिबल है, शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन क्या है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है। इस तरह करके आपने इन चीजों को थोड़ा सा, बाकी जो ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाला बात है, वो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं ऑब्जेक्टिव्स में। कि शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स ये है कि फॉर्म के ऊपर डिफरेंट चीजें ट्राई करने के रिजल्ट, फॉर्म लेबर की ट्रेनिंग, फॉर्म मैनेजमेंट की एक तरह से ट्रेनिंग, अपनी ट्रेनिंग, लॉन्ग टर्म में उस मेडिसिन को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाना। एनी हाउ, वापस आते हैं। और कंक्लूजन के अंदर, describe implications related to policy, management and scientific discipline। पॉलिसी में अब ये डिपेंड करता है किस तरह की रिसर्च है। एग्जाम्पल दी हुई मैनेजमेंट है, लाइक आप फॉर्म के वेटरनरियन है तो फॉर्म की मैनेजमेंट है। अगर आप साइंटिफिक डिसिप्लिन वाले बंदे हैं, सो कोई ऐसी किट बनानी है आपने, लाइक आप जिनोमिक एनालिसिस करना है तो आपको किट चाहिए। सो आपने कुछ जिनोमिक बायोमार्कर आइडेंटिफाई किए हैं तो फ्यूचर में उसकी किट बनाना आपके पर्पज में होगा, सो उसके लिए आप सजेशन देंगे। इन दिस वे करिकुलम आपने देनी है बहुत स्ट्रॉन्ग सी। सो इसमें क्या देखा जाएगा जब आपने ये सारे पार्ट्स पूरे करने हैं। पार्ट्स में हमने फिर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन लिखना है, हाफ पेज इनफ, रिसर्च सिग्निफिकेंस 3 से 4 लाइनें, लिटरेचर रिव्यू 3 से 4 लाइनें, 3 से 4 नहीं, लिटरेचर रिव्यू को थोड़ा सा 1.5 से 2 पेज आप यहाँ तक कर लें। रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस को 2 पेजेस आप दे दें, और हाफ हाफ पेज इन चारों को देंगे तो 2 पेजेस में हो जाएगा। फिर रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को आप 3 से 4 लाइनों में रखें, मोर देन हाफ पेज मेथडोलॉजी को दें, हाफ पेज फिर आगे रिसर्च इम्प्लीकेशंस को दें। ठीक है। सिग्निफिकेंस को, रेफरेंसेस को आप मिनिमम 10 से 15 रेफरेंसेस मोर देन इनफ, क्योंकि आप लिख रहे हो सिर्फ 2 से 3 या 4 पेजेस लिख रहे हो मैक्सिमम। सो मोर 5 से 10 या 15, बस 5, 10, 15 रेफरेंसेस आर इनफ। इससे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो लेंथी हो जाएगा और उसका इफेक्ट नहीं रहेगा। लाइक लोग क्या करते हैं, 70-80 रेफरेंसेस लिख देते हैं और ऊपर थोड़े से पेजेस होते हैं, सो वो अच्छा नहीं लगता और वो फिर एक भरा भरा लगता है। सो केयरफुली अच्छे, सिर्फ लास्ट 5 से 10 ईयर्स, आप 2023 में ये वीडियो देख रहे हैं, सो 2013 से शुरू करें और 2023 तक के आर्टिकल्स बस लें, 10 से 15, उनको रेफरेंसेस में रखें।
उसके बाद लिखने के बाद स्पेलिंग को चेक करें तसल्ली से, फिर पंक्चुएशन को चेक करें। कॉमा की बहुत मिस्टेक होती है हमारे यहाँ, टू की होती है, ओन, इन, द, ये 4-5 मिस्टेक्स हम करते हैं। बेहतर है कि अपनी ग्रामर को वक्तन फवक्तन रिवाइज करते रहा करें, स्पेशली यूज ऑफ द, यूज ऑफ कोमा। इन चीज़ों को जब भी लिखने लगे 100 महीने, कुछ माह बाद इनको रिवाइज कर लिया करें। क्लैरिटी अगेन यही है कि आपकी ऊपर से पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक क्लैरिटी होनी चाहिए, चीज़ें कंफ्यूज ना कर रही हो। लैंग्वेज, प्लेन लैंग्वेज, और एक, अगर आप कनेडियन या अमेरिकन या ब्रिटिश इंग्लिश यूज करें, ऑस्ट्रेलियन, थ्रू आउट वही यूज करें। लाइक फॉर एग्जांपल, एक कहीं पे लोग जेड यूज करते हैं, कहीं पे ऐसे यूज करते हैं, ये वेरी करता है आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो उस तरह से। फिर और स्ट्रक्चर एंड फ्लो ऑफ ईच सेक्शन, इस पे नो कॉम्प्रोमाइज। स्ट्रक्चर में शुरू में आप अब्स्ट्रैक्ट दें, फिर इंट्रोडक्शन दें, फिर आप अपना मटेरियल एंड मेथड्स एंड रिजल्ट्स, फिर वो डिस्कशन या जो भी होता है जिस तरह भी। इसमें आपने बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करनी, इसको आपने स्ट्रिक्टली फॉलो करना है ताकि समझने वाले के लिए इजी रहे समझने में कि शुरू में क्या है बाद में क्या है। कोई भी आपका क्वेश्चन हो आप कमेंट में कर पूछ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ नहीं बताई थी, अब बताता हूँ, वो है अब्स्ट्रैक्ट। अब्स्ट्रैक्ट शुरू में आता है, उसमें उसको कैसे करना है, जब आपने ये पूरा लिख लिया, यहाँ तक आपने पूरा आर्टिकल तैयार कर दिया है, अब इसको पढ़े, इसमें से कोई एक लाइन उठाएं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक लाइन, एक दो लाइन इनमें से उठाएं, 250 से 300, हद 400-500 वर्ड, इससे ऊपर का ना अब्स्ट्रैक्ट हो, वो अब्स्ट्रैक्ट इसमें ऐड कर दें। कभी कभी लोग कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट पहले लिख लो, पहले लिखना अब्स्ट्रैक्ट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो आपको उस तरह नहीं होगा। जब आप ये पूरा पेपर बना लो, अपना रेडी कर लो, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट लिखो। अब्स्ट्रैक्ट ऐसा होना चाहिए जो इस पूरे को शो करे, इस पूरे को एब्स्ट्रैक्ट पढ़ते हुए ये पूरी चीज माइंड में आ जाएगी, ये होने जा रहा है, ये ना एब्स्ट्रैक्ट आप इतने हिस्से में कवर कर लो, या ये 3 चीजें छोड़ के एक ये, तो ऐसे नहीं। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, रिव्यू आर्टिकल या रिसर्च आर्टिकल में क्या क्या चेक किया जाता है, उसमें मैंने इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन किया था कि एब्स्ट्रैक्ट में क्या क्या चेक किया जाता है। सो यहाँ पे होप सो इस वीडियो के बाद आप लोगों के माइंड में ये चीज़ें आ गई हैं कि हमने क्या करना है जब शुरू करना है। इंट्रोडक्शन लिखने के लिए हमने सबसे पहले देखना है कि रिसर्च कॉन्टेक्स्ट क्या क्या, मतलब बैकग्राउंड कैसे दे रहा हूँ, थोड़ा सा अपने प्रॉब्लम को मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर आपने पिछले 10 से 15 आर्टिकल में से उसके मतलब जो काम हुआ है वो बता देना है, और उस काम में जो आपको लगे कि ये कमी थी, ये उन्होंने नहीं किया, ये मैं करूँगा, वो बता देना है। फिर आपने बताना है कि मेरा ये क्वेश्चन है कि इस क्वेश्चन का मैं मुझे आंसर चाहिए इस रिसर्च के थ्रू, ये मेरा हाइपोथेसिस है, उसको आपने क्लियरली, फिर आपने 3-4 ऑब्जेक्टिव जो उस प्रोग्राम से आप हासिल करना चाहते हो। ये कोई बहुत बड़ी तोप साइंस या बहुत बड़ा नहीं है आपने कुछ करना, ये एक सिंपल सी चीज होगी, नॉर्मल सी होगी, बहुत डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है। लाइक कि मटेरियल मेथड्स में, मेथडोलॉजी में आपको बहुत डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि इतने इंच, इतने ml इंजेक्शन लगेगा, इस सिरिंज से लगेगा, इस नंबर की सुई से लगेगा, इतनी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। जस्ट इवन क्या आप ग्रुप का नाम भी लिख देना कि ये एंटीबायोटिक ग्रुप यूज करेंगे, दैट्स इनफ। मतलब ये कि हमें मैसेज मिलना चाहिए कि अब क्या क्या तरीकाकार होगा। क्योंकि जब इवन के प्रोफेसर भी जब रिसर्च प्रपोजल अपन अप्रूव करवाते हैं कमेटी से हायर लेवल पे, सो जब वो असल में वो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होता है, उसमें काम किया जाता है, सो विद पैसिव टाइम उसमें चेंजेस आती रहती हैं, जो प्रूव हुआ है वो और चीज होती है, जो हम कर रहे होते हैं वो और होता है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो समझ लगे पिछले पढ़े हुए डाटा से आप वो कर दो, नो प्रॉब्लम। बट साइटेशन रेफरेंसिंग मस्ट है, जो भी बात लिखो वो किसी बंदे ने पहले की हो और आपने उसका आगे रेफरेंस लिखना है, ताकि पता चल जाए कि ये एंटीबायोटिक वाकई यूज होती है। ये ना हो आप लिख दो ये पाकिस्तान में यूज हुई थी, मैंने देखी थी, उसको मैं यूज करने लगूँ, ये नहीं चलेगा। और कंक्लूजन्स के अंदर आपने वही है कि जो भी ऊपर सारा कुछ बताया है उसको आपने एंड पे कंक्लूड करना है, और साथ आपने उसमें इस तरह लिखना है कि पढ़ने वाले को रिसर्च सिग्निफिकेंस, उसकी इम्प्लीकेशंस, ये सारी चीज़ें मालूम हो जाए। क्वालिटी ऑफ राइटिंग, बाकी ये बात है कि इस ये वो चीज़ें हैं जो कि फील्ड टू फील्ड वेरी करती हैं।
सुपरवाइजर टू सुपरवाइजर वेरी करती हैं, प्रोफेसर टू प्रोफेसर वेरी करती हैं। कोई प्रोफेसर या कोई फील्ड होगी जिसके अंदर ये स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया जाएगा, किसी में किया जाएगा, किसी में इंट्रोडक्शन में और कुछ वो मांग रहे होंगे। सो देर इज अ लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, नो रिस्ट्रिक्शन। आप बस लिखें, दैट्स इनफ, नो प्रॉब्लम। हर फील्ड का अपना तरीकाकार होता है। सो और पीएचडी लेवल पे इसमें और बेहतरी होती है, मास्टर लेवल और मिडल, और जो अंडर ग्रेड वाला है उसके लिए ये लिख लेना, ये सारा कर लेना ही मोर देन इनफ है। होप सो आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए, आपने कोई प्रपोजल मेरे साथ डिस्कस करना हो अपना, या कोई भी हेल्प लेनी हो, प्लीज फील फ्री टू आस्क मी इन द कमेंट्स और reach me on WhatsApp, email, or Messenger. I will be happy to guide you more. Okay, take care. See you in another video next time. Bye bye. Allah Hafiz.